अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानज़ादा। कल शाम को भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली के लाल किला के करीब मेट्रो स्टेशन पर होने वाले धमाके के अगले ही दिन तकरीबन 18 घंटे बाद पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की कचहरी में धमाका हो गया, जिसमें अब तक 12 अफराद शहीद और 27 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। हुकूमत आज दोपहर में होने वाले इस खौफनाक और अफसोसनाक धमाके को खुदकुश धमाका करार दे रही है और इसे कलअदम TTP से जोड़ रही है, जो हुकूमत के मुताबिक अफगान सरजमीन से, अफगान तालिबान की सहूलतकारी से और भारत की सरपरस्ती से पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रही है। इसके अलावा कल शाम को वाना के कैडेट कॉलेज में दहशतगर्दों ने हमला किया था। 2 दहशतगर्दों को मौके पर ही हलाक कर दिया गया था, मगर 3 दहशतगर्द कॉलेज के अंदर घुस गए थे और तलबा और स्टाफ को यरगमाल बना लिया था। ताहम अब सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने तमाम तलबा और असातिज़ा को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया है। कॉलेज में कुल 650 अफराद मौजूद थे। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अब ऑपरेशन जामे तरीके से हतमी अंजाम को पहुँचाया जाएगा। आखिरी ख्वारिज को हलाक करने तक सिक्योरिटी ऑपरेशन जारी रहेगा। सिक्योरिटी ज़राए से आने वाली तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ अफगान ख्वारिज ने कॉलेज के मरकज़ी गेट पर बारूद से भरी गाड़ी टकरा दी थी। धमाके से कॉलेज का मरकज़ी गेट टूट गया था और करीबी इमारतों को भी नुकसान पहुँचा था। पाक फ़ौज के जवानों ने फौरी कार्रवाई करते हुए 2 ख्वारिज को मौके पर ही हलाक कर दिया था, जबकि बाकी तीनों अफगान ख्वारिज को कैडेट्स की रिहायशी इमारतों से दूर एक मखसूस इमारत तक महदूद कर दिया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशतगर्द टेलीफोन से मुसलसल अफगानिस्तान से हिदायत ले रहे थे, जबकि आज दोपहर में इस्लामाबाद में होने वाले धमाके के हवाले से इब्तिदाई तहकीकात कर ली गई हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ मरियम नवाज़ की ज़राए से खबर के मुताबिक तहकीकाती इदारों ने खुदकुश हमले की इब्तिदाई रिपोर्ट तैयार कर ली है, जिसके मुताबिक खुदकुश हमला आवर बाजोड़ में रिहाइश पजीर था। खुदकुश हमला आवर जुमे के दिन इस्लामाबाद पहुंचा। हमला आवर पीर बधाई से मोटरसाइकिल पर G11 कचहरी आया। इब्तिदाई रिपोर्ट में बताया गया है कि खुदकुश हमला आवर ने चादर ओढ़ी हुई थी, जबकि खुद वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मीडिया को हमले की तफसीलात बताते हुए कहा कि खुदकुश हमला 12:39 पर हुआ और अब कानून नाफिज करने वाले इदारों की पहली तरजीह खुदकुश हमलावर को शनाख्त करना है। इब्तिदाई तफ्तीश में पता चला है कि खुदकुश हमलावर कचहरी में जाना चाहता था, मगर मौका न मिलने पर उसने पुलिस की गाड़ी पर हमला कर दिया। ये बंदा जो है ये तकरीबन 10 से 15 मिनट के दरमियान 12 मिनट के करीब ये यहाँ पे आके खड़ा रहा है और वो देखता रहा है। पहले उसने कचहरी में अंदर जाने की कोशिश करने का प्लान कर रहा था, बिकॉज वो वेट कर रहा था कि किस टाइम जाएगा। और उसके बाद जब पुलिस की गाड़ी आई है तो उसने ये हमला पुलिस की गाड़ी पे किया। हमने पहली प्रायोरिटी में हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको आइडेंटिफाई करें वो कौन है। मैं आपको श्योर कराता हूँ कि हम अगले चंद घंटों में इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। जबकि IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने अपने बयान में कहा है कि धमाके में 8 किलोग्राम तक बारूदी मवाद और बॉल बेयरिंग्स इस्तेमाल किए गए। अभी तक के शवाहिद के मुताबिक हमला आवर एक ही था। एक मोटरसाइकिल और गाड़ी को मशकूक तस्वुर किया जा रहा है। कैमरों की बैक ट्रैकिंग से शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। फॉरेंसिक, CTD, इन्वेस्टिगेशन, सेफ सिटी और हसास इदारे शवाहिद का जायजा ले रहे हैं। पाकिस्तान की दारुल हुकूमत में होने वाले इस धमाके की टाइमिंग बहुत अहमियत रखती है। गुज़िश्ता जुमे को पाक अफगान मुज़ाकरात नाकाम हो गए थे और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने हमारे प्रोग्राम में मुज़ाकरात की नाकामी का ऐलान करते हुए कहा था कि सीज़ फायर उस वक्त तक बरकरार रहेगा कि जब तक अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। मगर फिर हफ्ते को आज़रबाईजान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद पाक अफगान मुज़ाकरात की दोबारा बहाली के लिए तुर्की फिर मुतहरिक हो गया था। इसी तनाजुर में तुर्की के सदर एर्दोआन की हिदायत पर तुर्क वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफा और इंटेलिजेंस चीफ का इसी हफ्ते पाकिस्तान का दौरा मुतवक्के है। मगर आज इस्लामाबाद में होने वाले धमाके और वाना में कैडेट कॉलेज पर हमले से हालात मजीद कशीदा हो गए हैं। मुज़ाकरात की बहाली पर भी सफे हो गए हैं। खुद वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर अपने बयान में लिखा कि हम हालत जंग में हैं। कोई अगर ये समझे कि पाक फ़ौज ये जंग पाक अफगान सरहदी इलाके में और बलूचिस्तान के दूर दराज इलाके में लड़ रही है, तो आज इस्लामाबाद ज़िला कचहरी में खुदकुश हमला वेकअप कॉल है कि ये सारे पाकिस्तान की जंग है, जिसमें पाक फ़ौज रोज़ कुर्बानियाँ दे रही है और अवाम को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिला रही है। ख्वाजा आसिफ ने मज़ीद लिखा कि इस माहौल में काबुल के हुक्मरानों से कामयाब मुज़ाकरात से ज़्यादा उम्मीद रखना फजूल होगा। काबुल के हुक्मरान पाकिस्तान में दहशतगर्दी को रोक सकते हैं, लेकिन इस्लामाबाद तक इस जंग को लाना काबुल से एक पैगाम है जिसका पाकिस्तान भरपूर जवाब देने की क़ुव्वत रखता है। इसी तरह वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने जियो न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान में होने वाले हमले अफगान तालिबान रजीम की सहूलतकारी के बगैर मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के ताने बाने भारत से मिलते हैं, जबकि खुद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में होने वाले दहशतगर्द हमले की मजम्मत करते हुए अपने बयान में कहा है कि भारतीय दहशतगर्द प्रॉक्सीज के पाकिस्तान के निहत्ते शहरियों पर दहशतगर्द हमले काबिल मजम्मत हैं। वाक़े के जिम्मेदारान को कैफरे किरदार तक पहुँचा कर दम लेंगे। अफगानिस्तान से कार्रवाई करते हुए फितनतुल ख्वारिज ने वाना में भी बच्चों पर हमला किया।
भारतीय पुष्ट पनाही और अफगान सरजमीन से जारी हमलों की जितनी मजम्मत की जाए कम है। निहत्ते और मासूम पाकिस्तानियों का खून रायगा नहीं जाने देंगे। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल ख्वारिज के आखिरी दहशतगर्द की सरकोबी तक जंग जारी रहेगी। वज़ीर आज़म के बयान के मुताबिक भारत को खित्ते में बज़रिया प्रॉक्सीज दहशतगर्दी के मकरूह फेल से बाज रहना चाहिए। वक्त आ गया है कि दुनिया भारत की ऐसी मज़मूम साजिशों की मजम्मत करे। दोनों हमले खित्ते में भारतीय रियासती दहशतगर्दी की बदतरीन मिसाल है। आज इस्लामाबाद कचहरी में धमाके के बाद वज़ारत दाखिला सिंध ने सूबे भर में पुलिस को हाई अलर्ट कर दिया है और हिदायत दी है कि सूबे के दाखिली और खारजी पॉइंट्स, अहम शाहराहों और सड़कों पर चेकिंग और निगरानी को मज़ीद सख्त किया जाए। अहम बात यह है कि खुद अफगान तालिबान ने इस्लामाबाद और वाना में दहशतगर्दी के वाक़यात की मजम्मत की है। अफगान वज़ारत ख़ारजा के बयान के मुताबिक अफगानिस्तान की वज़ारत ख़ारजा गहरे दुख का इजहार करती है और इस्लामाबाद में होने वाले धमाके के साथ साथ वाना में तालीमी इदारे पर हमले की मजम्मत करती है, जिनमें कई अफराद की जान चली गई है और मुतादिद ज़ख्मी हुए हैं। दूसरी जानिब भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली में होने वाले कार धमाके की तहकीकात जारी हैं। अब तक पुलिस समेत कई तहकीकाती इदारे अलग अलग तरीक़े से तहकीकात कर रहे थे। मुख्तलिफ तफ्तीशी टीमें जाए वक़ुआ पर जा रही थी, मगर अब भारतीय वज़ारत दाखिला ने लाल किला धमाके की तहकीकात की जिम्मेदारी भारत की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA को दे दी है और अब NIA ने इस केस को मुकम्मल तौर पर टेक ओवर करने का प्रोसेस शुरू कर दिया है। दिल्ली धमाके को अब 24 घंटे से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है, मगर हुकूमती सतह पर अभी तक ये तयन नहीं किया गया कि धमाके की नौयत क्या थी। अगर ये दहशतगर्दी की कार्रवाई थी तो इसके पीछे कौन मुलविस है। खुद भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो भूटान के दौरे पर रवाना हो गए थे, आज उन्होंने भूटान में खिताब करते हुए दिल्ली हमले का जिक्र किया, मगर उन्होंने बराह रास्त किसी पर जिम्मेदारी नहीं डाली। नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी एजेंसियाँ इस साजिश की तह तक जाएंगी और जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। ऑल दोज रिस्पॉन्सिबल विल बी ब्रॉट टू जस्टिस। तमाम भारतीय न्यूज़ एजेंसी ANI ने ज़राए से खबर दी है कि दिल्ली पुलिस की इब्तिदाई तहकीकात से पता चला है कि यह हमला मुमकिन तौर पर खुदकुश धमाका हो सकता है। तफ्तीश में मुश्तबा शख्स के मोटिव का भी इशारा मिलता है, जिसके मुताबिक जैसे ही मुश्तबा शख्स को पता चला कि फरीदाबाद गिरोह पकड़ा गया है तो उसने खुदकुश हमला करने का मंसूबा बना लिया। खबर के मुताबिक तमाम मुतल्लिका एजेंसियां धमाके की वजह मालूम करने के लिए हर पहलू से तहकीकात कर रही हैं। हुकूमती सतह पर तो अभी तक बराह रास्त किसी तंजीम या किसी गिरोह पर इल्ज़ाम नहीं लगाया गया, मगर भारतीय मीडिया इस धमाके को दहशतगर्दी करार दे रहा है। बाकायदा कह रहा है कि ये एक गिरोह था जिसके कुछ साथी पकड़े गए, जिसकी वजह से एक साथी भाग रहा था और ये धमाका हो गया। खासतौर पर इस हमले को मकबूजा जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर से जोड़ा जा रहा है। भारतीय मीडिया तस्लीम कर रहा है कि भारत में डोमेस्टिक टेररिज्म का मसला मौजूद है और बहुत आगे निकल गया है। वज़ीर आज़म मोदी के करीब समझे जाने वाले भारतीय मीडिया के मुताबिक यह हमला इंतहा पसंद वाइट कॉलर दहशतगर्दों के नेटवर्क ने किया है। मुबैना खुदकुश हमलावर समेत 4 मुल्जिमान इस हमले में मुलविस हैं, जो सब के सब डॉक्टर्स हैं। उनका ताल्लुक मिडिल क्लास से है, उनका माजी में दहशतगर्दी का रिकॉर्ड नहीं है और यही चारों डॉक्टर्स तहकीकात का मरकज़ हैं। आम बात यह भी है कि इस वाक़े के बाद भारत में मोदी और बीजेपी हुकूमत के ज़ेर असर मुसलमानों के खिलाफ पहले से मौजूद नफरत अंगेज़ी में मज़ीद इजाफा होने का खदशा पैदा हो गया है, क्योंकि बीजेपी के करीब समझे जाने वाले भारतीय मीडिया के सीनियर सहाफ़ी भी इसी नफरत अंगेज़ी पर मबनी ट्वीट्स कर रहे हैं। मोदी के करीब समझे जाने वाला भारतीय मीडिया इसी किस्म की कवरेज कर रहा है। नेटवर्क 18 के कंसल्टिंग एडिटर राहुल शिवशंकर, जो एंकर भी हैं, उन्होंने एक्स पर लिखा, दहशतगर्दी का मजहब होता है, 4 डॉक्टर्स का जिहादी बन जाना इसका सबूत है। अगर इंतहा पसंदी का ताल्लुक सिर्फ रोज़गार से होता तो सफ़ेद कोट वाले दहशतगर्दों के पास कोई जवाब ना होता, और यही वो सच है जिसका हमारी वोक इंटेलिजेंसिया सामना करने से इनकार करती है। ये ख्यालात वाज़ेह कर रहे हैं कि इस वाक़े के बाद भारत में मुसलमानों को मज़ीद मुश्किल हालात का सामना करना पड़ सकता है, मगर मुसलमानों के खिलाफ ये नफरत अंगेज़ी भारत में मकामी दहशतगर्दी को बढ़ाने का बाइस भी बन सकती है, और जो डोमेस्टिक प्रॉब्लम एक बहुत बड़ा बनता जा रहा है वो भारत के लिए मज़ीद बड़ा हो सकता है। यूँ मोदी हुकूमत की हिंदुत्व पॉलिसी ने भारत को एक ख़तरनाक साइकिल में फंसा दिया है। कल तक जो भारतीय मीडिया इस धमाके को CNG सिलेंडर ब्लास्ट करार दे रहा था, वो आज इसे बहुत बड़ी साजिश करार दे रहा है और मकबूजा कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर्स पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। अभी तक मोदी हुकूमत ने नहीं लगाया, मीडिया ज़राए से खबरें चला रहा है और फिर पाकिस्तान का नाम भी ले रहा है। तब खुद मोदी हुकूमत ने बराह रास्त पाकिस्तान पर भी इल्ज़ाम नहीं लगाया है, मगर मोदी हुकूमत का हमेशा से एक पैटर्न रहा है जो भारतीय मीडिया में दिखाने की कोशिश की जा रही है। रवां साल अप्रैल में
मकबूजा जम्मू कश्मीर के इलाके पहलगाम में दहशतगर्दी का वाक़या हुआ तो फिर मोदी हुकूमत ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया। हालांकि पाकिस्तान ने खुद तहकीकात की पेशकश की थी, वाक़े की मजम्मत भी की थी, यहाँ तक कह दिया था कि कोई न्यूट्रल मुल्क भी इस हवाले से तहकीकात कर सकता है। मगर भारत ने पाकिस्तान की पेशकश का जवाब देने के बजाय पाकिस्तान के साथ जंग छेड़ दी थी। मगर फिर खुद भारत को ही 6 तैयारों का नुकसान उठाना पड़ा और आज तक भी भारत अपने उन इल्ज़ामात के हक़ में कोई ठोस शवाहिद नहीं ला सका है। इसलिए दुनिया भी पहलगाम वाक़े के हवाले से भारतीय इल्ज़ामात को मानने से इनकार करती आई है। इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब। ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। ख्वाजा साहब, 2 अफसोसनाक वाक़े, एक इस्लामाबाद में, एक वाना में, और दायरे पाकिस्तान इशारा कर रहा है और कह रहा है वाज़े तौर पर, आपने कहा, वज़ीर इत्तलात ने कहा कि अफ़गान तालिबान की तरफ से हो रहा है, भारत की सरपरस्ती से हो रहा है। अफ़गान हुकूमत की जो वज़ारत ख़ारजा है उसने इन दोनों हमलों को कंडेम किया है, इन दोनों हमलों की मजम्मत भी की है और अफसोस का भी इजहार किया। देखिए, कंडेम करना या अफसोस का इजहार करना जो है ना, वो सच्चाई का सबूत नहीं हो सकता। सच्चाई का सबूत उसी वक्त मुयस्सर होगा शाहजेब जब वो उनकी पनाह में रहने वाले लोग जो हमारे मुल्क पे हमला कर रहे हैं, बार बार मुल्क पे हमला कर रहे हैं। अफगाना में वहाँ पे बच्चों को शहीद करने की साजिश थी, वो दोबारा एक उसी तरह का क़यामत बर्पा होनी थी जो आज से कई साल कबल जो है आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में हुई थी। अल्लाह ताला ने मेहरबानी की, 635 बच्चे और वहाँ पे मुलाजमीन, वहाँ पे असातिज़ा को हमारी पाक फ़ौज ने बचा लिया है और उन्होंने बाकायदा खुद अपने जिस्मों से उनको शील्ड किया है कि किसी तरह बच्चे जो हैं उनको नुकसान ना पहुंचे, और अल्लाह ने मेहरबानी की है वहाँ पे। और उसके बाद जो है मैं इस्लामाबाद में हमला जो है, ये शाहजेब एक इंडिकेशन है कि वो हमें ये बता रहे हैं कि जी हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं और यहाँ भी कार्रवाइयाँ कर सकते हैं। लेट्स नॉट फूल आवरसेल्व्स कि जी तालिबान जो हैं वो मुखलिस हैं और वो हम चाहते हैं और वो बातचीत चाहते हैं। बातचीत के 3 अदवार हुए। अगर काबुल में एक अकाई की हुकूमत हो, एक आप कह सकते हैं, कांट फाइंड ए सूटेबल वर्ड फॉर दैट, कि जिसमें बिल्कुल कोई फैक्शंस ना हो, किसी में कोई इंतशार ना हो, वहाँ पे कोई मुंतशिर से जो है ग्रोह जो है उनकी वहाँ पे हुकूमत है, उनके अपने अपने एजेंडाज हैं, उनके अपने अपने इंटरेस्ट हैं। कोई हिंदुस्तान से मिला हुआ है, कोई कहीं और से किसी और की जो है तारें खींची जा रही हैं। तो ये दोनों वाक़यात जो हैं, ये मेरा ख्याल है कि एक कह सकते हैं प्रील्यूड है किसी आने वाली जो एग्रेशन जो है अफगान साइड पे से हो सकती है। एक्चुअली वो एग्रेशन जो है हिंदुस्तान की होगी, ये अफगानिस्तान के रास्ते जो है हमारे मुल्क में की जा रही है। इसमें कोई गलतफहमी किसी को नहीं रहनी चाहिए, पाकिस्तान में तो खुसूसन किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। ये बिल्कुल क्लियर कट जो है हमारे हमसाया जो है, हमारे एक दुश्मनी का जो है उनका रवैया जो है या उनका एक रोल जो है दुश्मन का जो है उनका बिल्कुल साफ सामने आ चुका है। नहीं तो हमने जिस तरह वहाँ पे 3 दफ़ा मुलाकात हुई है, उसमें हमने सिर्फ एक चीज़ मांगी है उनसे, हमने कोई लंबी चौड़ी डिमांड्स नहीं की। हमने कहा जी सिर्फ एक चीज़ कि आप अपनी सरजमीन से दहशतगर्दी ना होने दें। ये तमाम दहशतगर्द जो हैं वहाँ से आए हुए हैं, इनकी तश्कीलें जो है और लास्ट मैनी मंथ्स जो है यहाँ पे पेनिट्रेट उन्होंने किया हुआ है। 1 साल से तकरीबन ये आहिस्ता आहिस्ता यहाँ तक तश्कीलें जो है स्टेशन कर रहे हैं। तकरीबन 2,500 से 3,000 बंदे जो है पिछले 1 साल में यहाँ पे उन्होंने भेजे हैं और वो मुख्तलिफ इलाकों में बैठे हुए हैं। तो ये अगर पाकिस्तान में तो ट्रेनिंग कैंप्स नहीं है, पाकिस्तान में उनकी पनाहगाहें नहीं है, वो यहाँ आके जो है केपी में अपने कोई जरूर किसी के पास यहाँ पे रहते हैं। और एक और यहाँ पे आपको एक फैक्टर जो है इग्नोर नहीं करना चाहिए कि तकरीबन अब तक 55% जो है जो लोग दहशतगर्दी कर रहे हैं, जो मारे गए हैं, वो अफगान थे, वो पाकिस्तानी नहीं थे।
तो इससे आप किस तरह ये इस हकीकत को जो है अगर ये हकीकत है, अब मसला है कि फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? बायलैटरली बहुत ज़्यादा मुज़ाकरात करके देखे, आप भी गए, DGISI भी गए, आपने हमारे प्रोग्राम में बताया था कि वो पैसे मांग रहे थे इस हवाले से कि उनको कहीं और सेटल कर दें। हमने उस वक्त भी गारंटी मांगी कि भाई आपको पैसे दे दें तो गारंटी दे दें, नहीं मामला हल हुआ। सालिस बीच में आए, आपने पिछले प्रोग्राम में बताया सालिसों ने भी हाथ उठा लिए हैं, तुर्की ने, कतर ने, मगर अब सालिस फिर बीच में आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम कोशिश करते हैं सदर एर्दोआन की मुलाकात हुई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से। आगे फिर किस तरीके से मामला बढ़े? कि अब आपको उम्मीद लगती है कि दोबारा सालिस अगर बीच में पड़े तो बात आगे बढ़ेगी या कोई और सॉल्यूशन है? क्योंकि वाना के हवाले से भी सिक्योरिटी ज़रा ये बता रहे हैं कि जो दहशतगर्द वाना कैडेट कॉलेज में थे वो राब्ते में थे अफगानिस्तान में अपने हैंडलर से। देखें, हमारे पास अल्लाह के फजल से कैपेसिटी है, वी कैन टेक केयर ऑफ देम, लेकिन हम नहीं चाहते कि हम एक ऐसी जंग में उलझ जाएं और हमारी जो तवज्जो, जो हमारी इकोनॉमिक रिकवरी है, हमारे मुल्क में जो दूसरी जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं डेली बेसिस पे पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम की, उनसे हमारी तवज्जो जो है बढ़ी रहे। तो ये एक ऐसा एक नेचुरल एक हमारी ख्वाहिश है कि हमारे मुल्क में अमन हो। अगर हमारे अमन को वो तय बाला करना चाहते हैं तो फिर हमें जो है वील हैव टू रिस्पॉन्ड इन काइंड टू देम। कोई उसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। मेरी दुआ है कि कोई दवा अगर करना चाहते हैं हमारे दोस्त जो है, हमारे भाई जो हैं, चाहे वो तुर्क हैं या कतरी हैं या ईरानी हैं, तो ज़रूर करें। और अगर वो कोई जमानत देंगे इन लोगों की तो उनकी जमानत सरांखों के ऊपर, बल्कि हमें उनके लिए वी हैव टू बेंड बैकवर्ड्स। तो वो भी हम अगर जमानत हो अमन की तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। लेकिन ये एक सिर्फ जबानी कलामी जो है, उन पे जबानी कलामी तो अफगानिस्तान के अंदर उन पे कोई एतबार नहीं करता काबुल वालों पे, तो हम किस तरह जो बॉर्डर के पार वाले किस तरह एतबार कर लें? ख्वाजा साहब, अब इसमें मसला यह है कि ज़रा पाकिस्तानियों में एक पाकिस्तानियों की जो इस वक्त जहन है, उनमें जो रीसेंट पास्ट की हिस्ट्री है उनके जहन में है कि 2007-8 के बाद 2013-14 तक कितना ज़्यादा टेररिज्म हुआ। अब ये वो वक्त था जब अफ़गान तालिबान जो है वो अमेरिका से लड़ रहे थे, पाकिस्तान में उनकी पनागाहें थी और फिर भी पाकिस्तान में इतने टेररिज्म के वाक़यात होते थे। अब तो अफगान तालिबान की हुकूमत है, पाकिस्तान इल्ज़ाम लगा रहा है कि भारत की सरपरस्ती है, और पाकिस्तान में अगर टेररिज्म के वाक़यात शुरू होते हैं, सिविलियंस को टारगेट किया जाता है, इस्लामाबाद टारगेट होता है कि कहीं वही एपिसोड उस तरीके से तो नहीं रिपीट होगी, ज़्यादा कम इंटेंसिटी के साथ इतने वाक़यात पाकिस्तान के शहरी इलाकों में हो रहे हों, ये तो नहीं हो रहा होगा? देखें, अल्लाह करे हम महफूज रहें, हमारा वतन, हमारी जो आबादी जो है वो महफूज रहे, हमारे जो पाकिस्तानी जो हैं वो पॉपुलेशन हमारी जो है वो महफूज रहे। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि उस वक़्त अगर आप थोड़ा सा इस पे गौर करें, उस वक़्त हमारी एक्सेस जो थी वो अफगानिस्तान में नहीं थी। अफगानिस्तान में नेटो की फोर्सेस बैठी हुई थी, उनका कंट्रोल था या नहीं हुआ वो एक डिबेटेबल चीज़ है। और हमारे जो कबायली इलाके थे, जो उस वक़्त कबायली थे, अब वो जम हो गए हुए हैं, उसके अंदर शाहजेब जो है वो हम लोग बैठे हुए थे, यानी जिनकी सरपरस्ती हम कर रहे थे वो बैठे हुए थे उधर। तो ये एक टोटल कन्फ्यूजन था। लेकिन आपको याद होगा कि एक मुझे नाम भूल गया, एक दहशतगर्द लीडर था जो हमारे शहीदों के सर काट के उनसे फुटबॉल खेलता था। हमने उसको टारगेट किया, हमारी एयरफोर्स ने टारगेट किया उनको, उन्होंने उसको तबाह बर्बाद किया, उसको लोकेट किया, और वो हमारे ही टेरिटरी में ये वाक़या हुआ। उस वक़्त उस टेरिटरी में तो तब गए हैं जब वहाँ पे अमन हुआ है, थे वहीं पे, लेकिन वहाँ से ऑपरेट उन्होंने उस वक़्त करना शुरू किया जब वहाँ पे अमन हुआ है। नेटो फोर्सेस वहाँ से निकल गई हैं और उनकी जो है तवज्जो जो है उन्होंने अपनी पाकिस्तान की तरफ मबजूल कर ली है। तो मैं समझता हूँ कि ये इसमें कोई जो इस वक्त सिचुएशन जो है इसमें कोई इबहम नहीं है, बड़ी क्लियर कट सिचुएशन है। अगर हमारे इलाके के अंदर भी किसी जगह हम उनको पकड़ते हैं, जब तश्कीलें क्रॉस कर रही होती हैं, हम तश्कीलों के ऊपर हमला करते हैं, बाज़ औक़ात इन हॉट परसूट जो है हम अफ़गान टेरिटरी के अंदर भी
फिजिकली भी और एरियल भी जो है हम रिटेलिएट करते हैं, और इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्तों में इसको इंटेंसिफाई करेंगे हम जो है। वैसे तो हमारे जो सालिस अगर आ रहे हैं, जो कि तुर्की की का एक हाई लेवल डेलीगेशन आ रहा है, जब पाकिस्तान ये कह रहा है कि इस वाक़े में अफगान तालिबान की पुष्टपनाही है, भारत की सरपरस्ती है, तो ये सबूत क्या सालिसों के सामने रखे जाएंगे? जी बिल्कुल रखे जाएंगे। मेरा ख्याल है कि सालिसों के ज़हन में कोई भाव नहीं है कि हिंदुस्तान इसमें इन्वॉल्व है। ये बात जो है हमने उधर भी कतर में भी ये बोली है उनको कि ये इसके पीछे जो इंडियन इन्फ्लुएंस है, दैट कुड बी यू नो ऑन फ्यू फैक्शंस और ऑल ऑफ द फैक्शंस और वन फैक्शन, लेकिन उनका इन्फ्लुएंस वहाँ पे ज़रूर है। अशरफ गनी साहब के वक्त में वहाँ पे गया था और मैंने वहाँ पे जाके उनको बताया था कि इनकी जो कौंसलेट्स जो हैं वो जो डेंस बनी हुई है दहशतगर्दी की, वहां से दहशतगर्दों को पैसे मिलते हैं। हमने सबूत दिए उनको, मुझे आज भी याद है, सबूत दिए हमने उनको, वीडियो फिल्में दिखाई उनको डॉक्यूमेंट्स दिए। हमने किसी स्टेज पे जो है अफगानिस्तान में बिला जवाज जो है या बिला इश्तियाल जो है कभी इंटरवेंशन का ना कभी सोचा है और ना कभी सोचेंगे, लेकिन अगर जवाज हुआ और इश्तियाल हुआ उसकी तरफ से तो डेफिनेटली वील रिएक्ट। सब तो जो आज का वाकया है इस्लामाबाद में, इसके अलावा वाना में, और जब पाकिस्तान ये कह रहा है कि अफगान से के इससे इशारे मिल रहे हैं और वहीं से वो कांटेक्ट में भी थे, क्या पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करेगा? इंशाल्लाह यानी पाकिस्तान स्ट्राइक कर सकता है जो पनागाहें हैं अफगानिस्तान में इन वाकयात के बाद? जी बिल्कुल कर सकता है, उसको रूल आउट नहीं करना चाहिए जो है। और साहब दूसरी तरफ नई दिल्ली में कल वाकया हुआ, पहले भारतीय मीडिया ने रिपोर्ट किया कि ये एक सिलेंडर के फटने से हो सकता है। अब जो वहाँ पर रिपोर्ट किया जा रहा है, अभी तक वज़ीर-ए-आज़म मोदी बोले हैं मगर उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, उनकी हुकूमत पाकिस्तान का नाम नहीं ले रही, मगर जो उनका मीडिया है उन्होंने अब इसको एक जो बात वो कर रहे हैं वो ये कि ये टेररिज्म है और ये इस्लामिक टेररिज्म है, और उन्हीं लोगों ने किया जो कि भारत के शहरी हैं, पढ़े लिखे डॉक्टर्स ये बात कर रहे हैं, यानी कि कम से कम ये तस्लीम कर रहे हैं कि भारत में अब एक डोमेस्टिक टेररिज्म प्रॉब्लम भी है। मगर साथ में कहीं कहीं अब पाकिस्तान का इशारा देना भारत के मीडिया ने शुरू कर दिया है। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं अब हुकूमती सतह पर कोई इल्ज़ाम लगे या फिर ऐसी सिचुएशन दोबारा पैदा हो जाए जैसी पहलगाम वाक़े के बाद हुई थी? देखिए, मैं एक तो इसके दो पहलू हैं जो आपने जो बात की है, उसके दो पहलू हैं। एक तो ये है कि कल तक जो थे वो गैस सिलेंडर फटने का वाकया था और उसके ऊपर कोई हुकूमती एहलकार जो है वो मौके पे नहीं पहुंचा या वहाँ, लेकिन उसके बाद फौरन उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को इनकैश करने की कोशिश की है और वहाँ पे मेरा ख्याल है राजनाथ साहब या अमित शाह साहब जो है वहाँ पे पहुंचे हैं, यानी कि यूनियन का जो वजीर आप कह सकते हैं दफा या जो भी दूसरे साहब जो भी जिनके पास पोर्टफोलियो है, वो उस लेवल के बंदे ने वहां पे जाके उसको जो है इंटरप्रेट करने की कोशिश की है बाय हिज प्रेजेंस ओवर देयर कि ये कोई बैरूनी साजिश है, ये टेररिज्म है, ये गैस का धमाका नहीं है। और ये बाकायदा उनकी मीडिया पे आया है फॉर क्वाइट अ वाइल, ये चीज़ बार बार रिपीट होती रही है कि ये गैस की गाड़ी में जो है सिलेंडर था और उसकी वजह से फटा और 5 या 6 या 7 बंदे जो है कैजुअल्टीज उसमें हुई। बाद में जो है एज एन आफ्टर थॉट उसको जो है दहशतगर्दी से जोड़ा गया है कि जी इंटरनल दहशतगर्दी हो सकती है और इस्लामिक टेररिज्म या जो भी उन्होंने उसको नाम दिया है। और ये अल्टीमेटली क्वाइट पॉसिबल कि वो कह दें कि ये हमारा जो लोकल ग्रुप है इसके ताने बाने या इसकी सपोर्ट जो है पाकिस्तान से हो रही है। आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर ये अगले चंद घंटों में या कल जो है इंडिया ये भी हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा दे। देखिए, मैं एक बात जो है अपने मगरबी और मशरकी दोनों हमसायों को ये जो है बाउड कराना चाहते हैं कि पाकिस्तान इज नॉट इंटरेस्टेड इन फाइटिंग विद दैम। अफगानिस्तान के साथ भी नहीं, हिंदुस्तान के साथ भी नहीं है, क्योंकि हम जो है एक प्रोसेस से गुजर रहे हैं जहां हम मुल्क के जो इकोनॉमिक गेन्स जो हैं उनको जो है हम कंसोलिडेट कर रहे हैं। और हमारे लिए ये एक आप कह सकते हैं कि बड़ा क्रिटिकल जो है मसला है कि हम अपनी इकोनॉमिक जो घिरा बंधी हुई हैं कई सालों से, दहाइयों से, उसको आहिस्ता आहिस्ता खोल रहे हैं। इस दौरान जो है हम
विल बी एब्सोल्युटली क्रेजी कि हम कहीं जाके दहशतगर्दी करनी शुरू कर दें। दिस इज नॉट इन आवर इंटरेस्ट। चाहे वो पहलगाम हो, चाहे वो काबिल हो, चाहे वो दिल्ली हो, ये कभी भी नहीं हो सकता। ये लॉजिक जो है इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर सकती इस चीज को कि पाकिस्तान जो है, जब द सिचुएशन इज एवरीथिंग इज इन फ्लक्स इस वक्त, और वो उस दौरान जो है हम इस किस्म के एडवेंचर जो है, इररिस्पांसिबल एडवेंचर्स करें जो है। लेकिन हैविंग सेड दैट, अगर हमारे साथ अग्रेशन की गई तो हम उसको जरूर जवाब देंगे, खाली नहीं जाने देंगे वार जो है साहब, क्योंकि आपने कहा कि लेट मी अश्योर, एक मिनट, लेट मी अश्योर कि पाकिस्तान विल नेवर इनिशिएट एनी एडवेंचर और एनी मिलिट्री एडवेंचर, और कोई जंग जो है या कोई दहशतगर्दी जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसकी सरपरस्ती कथित तौर पे मैं भारत को और अफगानिस्तान को भी यकीन दिलाता हूं और इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी यकीन दिलाता हूं, और साथ ही साथ ये कहूंगा कि अगर हमें निशाना बनाया गया तो वील पे बैक इन द सेम कॉइंस। और सब अब इसमें आपने कहा कि वो कर सकते हैं और अगर हुआ तो फिर हम वैसा ही जवाब देंगे। अब जब तक नरेंद्र मोदी और उनकी हुकूमत पाकिस्तान का नाम नहीं लेती, उस वक्त तक उन पर वो प्रेशर भी नहीं आएगा कि जी आपने कार्रवाई करनी है, क्योंकि उन्होंने खुद अपने इकदामात से ये प्रेसिडेंट क्रिएट कर दिया है, बार बार कह के कि ऑपरेशन सिंदूर है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया तो दबाव आ गया कि आपको फिर कार्रवाई भी करनी चाहिए। कार्रवाई की, ऑपरेशन सिंदूर किया तो पाकिस्तान ने ऑपरेशन बनियान मरसूस किया, और उसके जवाब में जो हुआ वो अब सारी दुनिया ने देखा कि उनके तैयारे मार गिराए गए। नाउ तो जब तक वो नहीं पाकिस्तान का नाम ले रहे तब तक वो प्रेशर नहीं आ रहा। अगर पाकिस्तान का नाम ले दिया तो फिर आप हाई अलर्ट होगा फिर पाकिस्तान, क्योंकि एक्सपेक्ट किया जाएगा कि डोमेस्टिक कंपल्जन्स वहां पर हैं, बिहार के सेकंड फेज का इलेक्शन होना है, कि कोई भी ऐसा एडवेंचर वो दोबारा कर सकते हैं। मैं आई वोंट रूल दैट आउट। जो आप जो बात कर रहे हैं उसकी बिल्कुल बड़ी स्ट्राक पॉसिबिलिटी जो है हमारे सामने है कि वो कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई जो है इस किस्म का ड्रामा रचा के जो है दोबारा कोई एग्रेशन करने की कोशिश करें। हमने अपने गार्ड जो है पिछले 6 महीने में जब से ये एनकाउंटर हुआ है बनियान मरसूस वाला, उससे गार्ड्स हमने नीचे नहीं किए। वी आर ऑन हाई अलर्ट कि ऐसी कोई भी एडवेंचर या कोई इनिशिएटिव ले, मिलिट्री इनिशिएटिव इंडिया, तो हम उसको रिपेल कर सकें, उसको वी कैन पे देम बैक इन द सेम कॉइंस। और जो डिप्लोमेटिकली जब पाकिस्तान कहता है कि जो कुछ हो रहा है अफगानिस्तान से, एक तो ज़ाहिर 2 ममालिक इन्वॉल्व हैं, तुर्की और कतर, मगर बहुत सारे दूसरे दोस्त ममालिक भी हैं जिसमें मुत्तहिदा अरब अमारात है, सऊदी अरब है, इसके अलावा मगरबी ममालिक हैं। वहाँ पर पाकिस्तान मुकदमा अपना कम अज़ कम लेके जाएगा जो कुछ हो रहा है, या फिर अगर भारत की तरफ से दिल्ली वाक़े के बाद कुछ होता है, क्योंकि पाकिस्तान ने पहलगाम के बाद एक अग्रेसिव डिप्लोमेटिक पुश था पाकिस्तान का, चाहे वो फॉरेन मीडिया में हो, मगरबी मीडिया में हो या वैसे हो। देखें, हमारा जो इन्वॉल्वमेंट हुई है कतर की, अब ईरान भी आ गया उसमें, कतर की और तुर्की की पहले थी। मुझे आई एम नॉट इन्फॉर्म्ड अबाउट इट, लेकिन चाइनीज इन्फ्लुएंस भी जो है काबुल में है। हम चाइनीज हमारे हमसाया हैं, बड़े करीबी दोस्त हैं, भाई हैं हमारा, उनका ताल्लुकात जो हैं they span over more than 6 decades, बड़ा रोबस्ट हमारा ताल्लुक है, एक उनकी तारीख है। हम उनके भी गुड ऑफिसेस जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें जो भी डिप्लोमेटिक जो है वो अवेलेबल है ऑप्शंस, जो हम उनको इस्तेमाल करेंगे। कल कोई ये ना कहे कि भी पाकिस्तान ने जो है रिजॉर्ट किया है मिलिट्री ऑप्शंस के लिए और उन्होंने डिप्लोमेटिक ऑप्शंस जो है एग्जॉस्ट नहीं की। लेकिन ये 2 वाकयात जो हुए हैं, एक आज और एक आज कल जो है, वो उससे जो है वी आर नाउ कंपेल्ड कि हम इसको रिएक्ट करें इसके लिए। बहुत शुक्रिया वज़ीर दिफा ख्वाजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जो 2 वाक़यात हुए हैं हम डिप्लोमेटिकली तो जाहिर है दोस्त ममालिक को भी बताएंगे, दीगर ममालिक को भी बताएंगे, जो सालिस है उन्हें भी बताएंगे, मगर पाकिस्तान इन 2 वाक़यात के बाद कंपेल्ड है, मजबूर है कि पाकिस्तान को रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। क्या वाकई मिलिट्री सॉल्यूशन है अब अफगान प्रॉब्लम का, या फिर कोई और मामला भी आगे बढ़ सकता है, कोई और डायलॉग का रास्ता निकल सकता है बार बार डायलॉग फेल होने के बाद? इस पर मज़ीद बात करेंगे, ओपिनियन लेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम दोबारा खुश आमदीद नाजरीन। कल नई दिल्ली में धमाका हुआ, आज सुबह इस्लामाबाद में
धमाका हुआ है, खुद कुछ धमाका हुआ है। पाकिस्तान इसका इल्ज़ाम अफगानिस्तान पर लगा रहा है, भारत पर लगा रहा है। मामला आगे कैसे बढ़ेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं साबिक चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, साबिक कोर कमांडर कराची, साबिक डीजी रेंजर्स, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। जनरल साहब, जाहिर है जो दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे थे, सिक्योरिटी फोर्सेस को तो बहुत अरसे से टारगेट किया जा रहा था, सिक्योरिटी फोर्सेस मुकाबला भी कर रही थी। अब सिविलियन टारगेट्स पर हमले शुरू हो गए हैं। इस्लामाबाद कचहरी में हमला, कैडेट कॉलेज वाना पर दहशतगर्दों का हमला, ये सूरत हाल आप किस तरीके से देख रहे हैं, किस तरफ जाती देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहजेब साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये काफ़ी जगहों पे आज ये बात चल रही है कि पहले सिर्फ वो आर्मी को कह लें, एफसी को कह लें, रेंजर्स, पुलिस, यानी जो आर्म फोर्सेस और सिविल आर्म फोर्सेस हैं उनको टारगेट कर रहे थे, और अब उन्होंने सिविलियंस को टारगेट करना शुरू कर दिया। हकायक इसके बारक्स हैं। अगर आप जब से ये वॉर ऑन टेरर शुरू हुई है और पाकिस्तान में टेररिज्म शुरू हुई है, और ख़ास तौर पे 2021 के बाद के अदाद-ओ-शुमार को देखें तो आपको पता चल जाएगा कि 90% से ज़्यादा जो शहादतें हुई पाकिस्तान की साइड पे वो सिविलियंस की हुई, हमारे आम शहरियों की हुई। तो ऐसा नहीं है कि टीटीपी और टीटीपी को बैक करने वाले और बीएलए को बैक करने वाले, उनको फंड करने वाले, उनको आर्म करने वाले, उनको सस्टेन करने वाले, उनको अहदाफ देने वाले सिर्फ और सिर्फ फोकस किए हुए हैं आर्म फोर्सेस या सिविल आर्म फोर्सेस के ऊपर। उनका फोकस पाकिस्तान के ऊपर है, और पाकिस्तान को इंटरनली इतना इनस्टेबल रखने के ऊपर फोकस है कि पाकिस्तान बाहर की तरफ जो अब चलें कुछ कामयाबियां मिलनी शुरू हुई इंडिया पाकिस्तान की कॉन्फ्लिक्ट के बाद, लेकिन इससे पहले जब पाकिस्तान परसेप्शन डोमेन में मार्जिनलाइज था तो उस वक्त भी हदफ यही था, और आज भी ऑब्जेक्टिव यही है कि किसी तरह पाकिस्तान को इंटरनली इतना एम्ब्रॉयल करके रखा जा सके कि ना तो वो अपने पोटेंशियल फुली एक्सप्लॉयट कर सके इंटरनली, और ना ही बाहर बैन अवी सतह पे अपने सफारती ज़राए के ज़रिए अपने आप को कहीं किसी मुस्तकिम पोजीशन पे ला सके। तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारी एजेंसीज या सिर्फ आर्म फोर्सेस टारगेट नहीं है। ये कहना कोई ऐसे क्यास रही नहीं है कि पाकिस्तानी मुआशरा टारगेट है, इंडिया का भी और अफगानिस्तान का भी। सब, और फिर ऐसी सूरत हाल में अब अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात किए, मुज़ाकरात का एक के बाद एक दौर हुआ और वो नाकाम हो गया। अब तुर्की फिर कोशिश कर रहा है, उनका वफ़द भी पाकिस्तान आएगा, बट वज़ीर दिफा कह रहे हैं कि कोई फ़ायदा नहीं है, उससे उम्मीद रखना फजूल होगा कि तालिबान के साथ मुज़ाकरात से कोई नतीजा निकलेगा, अफगान तालिबान के साथ। और ज़ाहिर है पाकिस्तान का इल्ज़ाम यही है कि उनकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। जो इस वक्त वाना में हमला हुआ कैडेट कॉलेज में, उसके हवाले से तो ये तक कहा गया है कि दहशतगर्द अपने जो हैंडलर्स हैं अफगानिस्तान में उनके साथ राब्ते में थे। अब अगर मुज़ाकरात से नहीं निकल रहा और वो इस्लामाबाद में कार्रवाई करने में कामयाब हो गए हैं, तो क्या ऐसा हल है, किस तरीके से आगे बढ़ा जाए? मेरे ख्याल में अफगानिस्तान की लीडरशिप कोई दूरअंदेशी से काम नहीं ले रही। देखें, कुछ सोशल मीडिया के ऊपर जीडीआई के स्पॉन्सर्ड काफ़ी सारी हैंडलर्स हैं, ख़ासतौर पे एक्स के ऊपर, और आपने देखा होगा पिछले 2-3 हफ्ते में बार बार उन अकाउंट से और फिर उनके कुछ निचली सतह पे और दरमियानी सतह के जो लीडर्स हैं उनकी तरफ से भी ये बार बार कहा जा रहा था कि वो इस्लामाबाद पहुंचेंगे या पाकिस्तान के शहरों में पहुंचेंगे। अच्छा, इससे हट के एक और चीज़ देखनी चाहिए। जब पाकिस्तान ने इनफ इज़ इनफ की पॉलिसी के बाद जो 60 ट्रेनिंग कैंप्स हैं जिनके ऊपर बहुत दफ़ा मैं विटनेस हूँ इस चीज़ का, पूरे सबूत अफगानिस्तान को मुहैया किए जा चुके हैं, उनमें से कुछ के ऊपर स्ट्राइक किया, तो आपने देखा मशरक में इंडिया ने एक एक्सरसाइज शुरू कर दी त्रिशूल के नाम से, और उसमें बहुत मैसिव एक्सरसाइज है, पिछले काफ़ी सालों में बहुत बड़ी एक्सरसाइज है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और बाकी तमाम उनकी स्पेशल फोर्सेस के साथ। और उसका बुनियादी मकसद ये था कि पाकिस्तान अगर अपनी कुछ कैपेबिलिटीज़ और कुछ रिसोर्सेज वेस्टर्न बॉर्डर पे शिफ्ट करना चाहे तो वो ये ना कर सके। तो एक अफगानिस्तान और इंडिया की भरपूर कोलैबोरेशन चल रही है। अफगानिस्तान में जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो ये समझते हैं कि ये अभी इस्लामाबाद में देखें, आज जो इस्लामाबाद में जो आज सुसाइडल हुआ, अगर तो उस वक्त उस कोर्ट के अंदर कोई बहुत अहम शख्सियत जा रही थी, कोई बहुत बड़ा सियासी फिगर, या कोई कह लें कोई एजेंसीज की तरफ से, या कोई बहुत बड़ा इवेंट हो रहा था, तो फिर तो समझ
आप कह सकते हैं, ज्यूम कर सकते हैं कि उसको टारगेट करने की कोशिश की गई। लेकिन एक कैपिटल के अंदर जब आम सिविलियंस को टारगेट किया जाता है तो इसका बुनियादी मकसद दो है। एक वो मैसेज देना कि वी कैन रीच देयर, और दूसरा मुआशरे में पैनिक फैलाना। अब जो वाना में कैडेट कॉलेज में चल रहा था, पहले तो ब्रिलियंटली डन एंड हैंडल्ड बाय द फोर्सेस देयर, एफसी, आर्मी, इंटेलिजेंस, एवरीवन। कमाल का उन्होंने ऑपरेशन किया है। अल्हम्दुलिल्लाह किसी बच्चे को, जो 500 से ज्यादा थे या 100 से ज्यादा स्टाफ थे, किसी को कोई उन्होंने उनकी जिंदगियां बचाई। जो कुछ शहादतें हुई हैं सिक्योरिटी फोर्सेस की और कुछ स्टाफ की, लेकिन बच्चे सारे सलामत रहे। तो बच्चों का जो करना था और इस्लामाबाद में जो आम सिविलियंस को टारगेट करना था, इसका बुनियादी मकसद मुआशरे में पैनिक फैलाना। और पैनिक क्यों? कि खौफजदा होंगे लोग और अपनी लीडरशिप को ये कहेंगे कि अफगानिस्तान के साथ कोई उस तरह का रवैया सख्ती वाला ना रखें, बात करते रहें, और वो जो 3-4 कंसेशंस चाहते हैं वो कंसेशंस उनको देते रहें। यानी स्टेटस को जो था पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर पे, और आपस में बाहमी मामलात जिस तरह चल रहे थे, चाहे वो ट्रेड के थे, चाहे वो स्मगलिंग के थे, चाहे वो आमदोरफ्त के थे, वो उसी तरह चलते रहने में। अब ये अफगान लीडरशिप को ये समझना चाहिए कि हम मानते हैं कि वो वर्ल्ड लीडर हैं। जब सुसाइड बॉम्बर्स बनाने की बात आती है तो दुनिया में उनका कोई सानी नहीं है, लेकिन उनको पाकिस्तानी मुआशरे को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान बहुत बुरे वक्तों से गुजरा है और यूनाइटेड रहा है और हर चीज को फेस किया है, और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन को डिफीट भी किया है। तो वो ये मत समझें कि एक दो जगह पे ये हो सकता है अगले चंद दिनों में और शहरों की तरफ भी बढ़ने की कोशिश करें, और वो समझते हैं कि चंद सुसाइडल करवाने के बाद वो पाकिस्तान की लीडरशिप को रीथिंक पे मजबूर करेंगे और कहेंगे कि पुराने तरीकों से ही चलते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होने वाला है। और सब तो क्या इसका फिर जो सॉल्यूशन है आते हैं तो हमारी भी बड़ी रिजिलियंस है। और सब तो हमने ज़ाहिर पाकिस्तान ने उनसे मुज़ाकरात करके देख लिया बायलैटरली, फिर सालिसों भी बीच में पड़े, वो भी हो गया, वो लिख के देने को तैयार नहीं है और मुज़ाकरात का कोई नतीजा नहीं निकला। अब जबकि हुकूमत भी ये कह रही है कि जो वाक़यात हुए हैं वो अफगानिस्तान की सहूलतकारी के बगैर नहीं हो सकते और अफगानिस्तान के पीछे भारत है। अगर ये नेक्सस है तो इसको इस नेक्सस को तोड़ने का रास्ता कोई मजीद कोई डायलॉग है, कोई मजीद सालिस बीच में पड़े, कोई दोस्त ममालिक मजीद सऊदी अरब, कतर के अलावा मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर बीच में पड़े, या कोई मिलिट्री सॉल्यूशन है? क्या सॉल्यूशन है? देखिए, एक बात तो यह है कि जिस तरह के अटैक 2021 के बाद से कर रही है टीटीपी और बीएलए, दुनिया के किसी खित्ते में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इतने अटैक और इतने लोग उनके मारे गए हैं टीटीपी के और बीएलए के, इतना वेपन्स, इतना एक्सप्लोसिव्स, इतने जराए उनको क्वाड कॉप्टर से लेकर नाइट विजन डिवाइसेस से लेकर मॉडर्न चीजें उनको मिल रही हैं। तो जब तक कोई फंडिंग ना कर रहा हो तब तक तो ऐसा होता नहीं कि कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसे अपने सर्च को सस्टेन कर सके। दूसरी बात यह है कि जब मई में 10 मई को वो कॉन्फ्लिक्ट खत्म हुई तो बहुत सारे एनालिस्ट ये कह रहे थे और मैं भी बार बार ये कह रहा था कि अब चूंकि ये हजीमत इंडिया को उठानी पड़ी है तो वो बीएलए और टीटीपी को बहुत एक्टिवेट करेंगे हमारे अंदरूनी हालात को ख़राब करने के लिए, और वो पिछले 3 माह में होता हुआ नज़र आया और आज भी वो बड़ी शिद्दत से हो रहा है। बात यह कि इस वक्त दुनिया अफगानिस्तान के बारे में परेशान नहीं है। पिछले 6 माह में चाहे वो मॉस्को फॉर्मेट है, चाहे वो क्वाड अरेंजमेंट है, चाहे वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएन, कहीं से भी स्टेटमेंट उठा लें, सब ने ये कहा कि अफगानिस्तान में आईएसआईएस है, अलकायदा है, बीएलए है, टीटीपी है, लेकिन कोई करना कुछ नहीं चाहता क्योंकि दुनिया कहीं और वरीड है। तो मेरा ख्याल है कि अभी पाकिस्तान को एक कैंपेन खुद लीड करनी चाहिए, अपने दोस्तों और इत्तेहादियों के साथ मिलकर, और यूएन तक ले जानी चाहिए कि जो एक मुल्क अग्रीव्ड है, जो ये क्लेम करता है कि वो टेररिज्म का विक्टिम है, तो दूसरी तरफ से जो अपोजिंग पार्टी है वो भी यही क्लेम कर रही है। तो अब टाइम आ गया, दुनिया में एक अरेंजमेंट होना चाहिए कि इन क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स की कोई वेरिफिकेशन का मैकेनिज्म यूनाइटेड नेशंस के लेवल पे हो, क्योंकि आज ये अफगानिस्तान से जो उठ रहा है वो पाकिस्तान पे आ रहा है, लेकिन 89 के बाद ऐसे ही था। इनिशियली पाकिस्तान को प्रॉब्लम हुई, फिर पूरी दुनिया को प्रॉब्लम उठानी पड़ी। तो पूरी दुनिया को ये समझना चाहिए और पाकिस्तान को ये भी कैंपेन लीड करनी चाहिए। इंडिया कहता है कि हम यहाँ टेररिज्म करते हैं, हम कहते हैं कि हम टेररिज्म का शिकार हैं, और अफगानिस्तान में ये सारे लोग रह रहे हैं। तो ऐसा करते हैं, कोई ऐसा अरेंजमेंट होना चाहिए जिसमें इन हक़ाइक़ की वेरिफिकेशन हो सके, कहीं इंटरनेशनल अरेंजमेंट्स के तहत स्क्रूटनी हो सके, और इस कैंपेन को अभी पाकिस्तान को खुद फ्लैग बेरर बन के इसको
लीड करना चाहिए। बात जहां तक करने की बात है, जितने लोग भी, जितने हमारे दोस्त इसमें टर्की है या दोहा है, कल को कोई और भी आता है तो बिल्कुल वो चलता रहना चाहिए, साथ साथ बातचीत होती रहनी चाहिए, क्योंकि बाहमी सतह पे बातचीत के इतने राउंड हो चुके हैं, आपके प्रोग्राम में भी वो हकायक सामने आए थे, उनका बाहमी सतह पे बातचीत का फायदा कोई नहीं है। लेकिन जो रिजॉल्व अब तक पाकिस्तान ने दिखाया है बॉर्डर के मैनेजमेंट के ऊपर, और जहां से ये टेररिज्म जिस मरकज से आती है उसके ऊपर एक्शन करने का, मेरा ख्याल है कि ऐसी सिचुएशंस में जब भी अक़वाम का रिजॉल्व टेस्ट हो, तो जो रिजॉल्व पे, विल पे पूरी तरह मैयर करती हैं, पूरा उतरती हैं, वो ही अल्टीमेटली प्रिवेल करती हैं। सब अगर वो कहते हैं कि हमने पाकिस्तान की तरफ से एक मौक़िफ़ है कि अगर पाकिस्तान के अंदर कार्रवाई होगी तो पाकिस्तान जाकर कार्रवाई करेगा वहाँ पर, चाहे वो फिर जो पिछले दिनों हुआ भी कि पाकिस्तान ने मिसाइल दागे थे। मगर आपके ख्याल में क्या ये सॉल्यूशन है? क्योंकि वो मिलिटरीली तो पाकिस्तान का नहीं मुकाबला कर सकते, ना एयरफोर्स है उनके पास, ना इतनी बड़ी आर्मी है उनके पास, ना इक्विपमेंट है उनके पास इतना जितना पाकिस्तान आर्मी के पास है, बट जो टेररिज्म है उसके वाक़यात वो कर सकते हैं। तो क्या या फिर पाकिस्तान के पास इतनी स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस अब इवॉल्व हो गई है कि हम आइंदा इतने बड़े स्केल पे वाक़यात ना हो रहे हो जो 2008, 9, 10 में और 11, 12 तक हमें वाक़यात नज़र आते थे, बल्कि 14 तक? अच्छा, मुझे ये पूरा पता है कि पाकिस्तान के पास इंटेलिजेंस इतनी है कि कौन किस जगह पे कहाँ रह रहा है, काबुल में किस घर में कौन रह रहा है, इन टीटीपी और बीएलए के लोगों का। और वो पाकिस्तान ने यकीनन कतर के साथ भी शेयर किया होगा, टर्की के साथ भी शेयर किया होगा, और बार वो अफगान लीडरशिप के साथ भी शेयर हो चुका है। लेकिन पाकिस्तान अब तक रेस्ट्रेंट इसलिए दिखा रहा है, पाकिस्तान ने 4 साल भरपूर कोशिश करने के बाद सब्र का मुजाहरा इसलिए किया है कि पाकिस्तान में कोई भी हकीकतन नहीं चाहता कि अफगानिस्तान के साथ एक जंग हो। ऐसा नहीं है कि कोई अफगानिस्तान का खौफ है, लेकिन जंग हल नहीं है इस टेररिज्म का और उन मसाइल का, बल्कि वो मसाइल और ख़राब हो सकते हैं। लेकिन इंटरनेशनल लॉ के तहत अगर कोई लाख हो इस तरह की तंजीमों के साथ, तो फिर पाकिस्तान को अपने सेल्फ डिफेंस में एक हक हासिल है, और उसका मुजाहरा पाकिस्तान ने किया। और मेरे ख्याल में ज़रूरत पड़ने पर आइंदा भी पाकिस्तान को वो मुजाहरा शायद करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मकासद हैं टीटीए के, ये मैं कहता हूँ सबको इस पर गौर करना चाहिए। जब 2021 में काबुल में आई थी टीटीए, तो तब टीटीपी की तरफ से, उनके तमाम फैक्शंस की तरफ से क्या आवाज़ें आ रही थी? टीटीए का और टीटीपी का एक इरादा है, कहीं उनका बहुत गहरा एक हदफ है कि काश कभी वो जो मॉडल टीटीए ने काबुल में लेके आए हैं गवर्नेंस का, उस तरह के शरिया के इंटरप्रिटेशन को वो पाकिस्तान पे या पाकिस्तान के कुछ इलाकों पे इन्फोर्स कर सकें। ये उनका एक ख्वाब है, ये एक हकीकत है। और आप 2021 में उनकी गवर्नमेंट आने के बाद इन सब फैक्शंस के बयान पढ़ लें तो आपको समझ लग जाए कि लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है। लेकिन टीटीए की लीडरशिप को यह समझना चाहिए कि वो काबुल में जो कर सके वो इसलिए कर सके कि वहां कोई आर्मी नहीं थी उनके अगेंस्ट। जो आईएसएफ अमेरिकन ने आर्मी बनाई, वो 24 घंटे में सब अपने अपने घर चले गए थे। लेकिन यहाँ टीटीपी उस तरह नहीं कर सकती जो टीटीए उधर काबुल में कर सके। यहाँ बड़ी स्ट्रांग आर्म फोर्सेस है, बड़ा रिजॉल्व है, बड़ा एक्सपीरियंस है। वो एक आध गाड़ी स्लिप कर लें इधर उधर से, वो भी स्मगल्ड गाड़ी, वो कोई सुसाइड बॉम्बर्स इधर उधर से भेज दें, ठीक है, वो ये कर सकते हैं। लेकिन वो अगर चाहते हैं कि टीटीपी के कल को एक फौज की तरह पाकिस्तान पे हमला करके किसी इलाके पे कब्जा करके उनकी शरिया का ब्रांड नाफिज कर लेगी, तो ये कभी हो नहीं सकता। अच्छा, फिर और ये बताइएगा, कल भारत में एक वाक़या होता है, न्यू दिल्ली में अफसोसनाक वाक़या हुआ। उसके बाद पहले भारतीय मीडिया ने रिपोर्ट किया कि सिलेंडर में धमाका था, 3 लोग गाड़ी में मौजूद थे। फिर ये कहा कि ये बेसिकली मुसलमान थे, दहशतगर्दी का वाक़या है। फिर वो कश्मीर से उन्हें जोड़ा गया, डॉक्टर्स, ये सारी की सारी बात हुई। सरकारी सतह पर अभी तक पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया, ना ऐसा कोई इशारा किया गया है, मगर भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान का नाम लेना शुरू कर दिया है। क्या कोई आपको लगता है पाकिस्तान इंडिया दोबारा आमने सामने आ सकते हैं सारी की सारी सूरत हाल में? कोई ऐसी सूरत हाल हो सकती है? देखिए, पहली बात तो यह है कि भारत के मीडिया का एक ट्रैक रिकॉर्ड है पिछले काफी सालों का। वो कभी किसी इन्वेस्टिगेशन का इंतजार नहीं करते। वो अपने इदारों का, अपने हुकूमती ज़राए का, अपनी लीडरशिप के बयान का इंतजार नहीं करते। वो चंद मिनट्स में, कुछ घंटों में वो तो पाकिस्तान की तरफ एक जंगी माहौल बनाना शुरू कर देते हैं।
तो ये कोई नई बात तो नहीं है। ये इंडियन मीडिया मई के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट थी उसके बाद पूरी दुनिया में बदनाम होने के बाद बहुत कुछ लिखा गया, उन पे बहुत कुछ बोला गया, लेकिन वो अपनी रवश को तो तब्दील नहीं करना चाहते। अच्छा, इंडिया और अफगानिस्तान में बहुत स्ट्रांग एक कोलैबोरेशन चल रही है और कुछ उनके ऐसे मुआहदे हुए हैं जिसकी वजह से ये अज्यूम किया जा सकता है कि हो सकता है कि ये एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके इंडिया ईस्ट से और अफगानिस्तान वेस्ट से कुछ पाकिस्तान के खिलाफ करने की कोशिश करें। लेकिन इसमें एक चीज ये ज़हन में रखनी चाहिए कि इंडिया ने पिछला जो काम किया, जो पाकिस्तान के ऊपर पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को वायलेट किया, वो इंटरनेशनल कम्युनिटी और इंटरनेशनल फोरम्स के सामने सबूत रखे बगैर किया। पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट को साबित करके लेजिटिमेसी प्रूव किए बगैर किया, और उसकी उनको बहुत बड़ी कीमत अदा करना पड़ी और आज भी कर रहे हैं। क्या इंडिया दोबारा ही ऐसा करेगा? कोई भी ज़ही शऊर आदमी ये कंक्लूड नहीं कर पाएगा कि शायद दोबारा वो ऐसा करें। लेकिन एक माइंडसेट है मोदी का और उनके चंद जो लोग हैं, तो हो सकता है कि वो कोई अफगानिस्तान की सपोर्ट में लिमिटेड कोई ऐसा काम करने की कोशिश करें जिससे पाकिस्तान दोनों साइड्स के ऊपर समझें कि इनके पाकिस्तान के ज़राए भी स्ट्रेच हों और पाकिस्तान के लिए एक मुश्किल सूरत हाल पैदा करने की कोशिश करें। इसका मेरी अपने असेसमेंट में हो सकता है मैं गलत साबित हूँ, चांस कम है, लेकिन ये हकीकत है कि ये सिर्फ BLA और TTP नहीं, इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज की और बहुत सारी जगह हैं पाकिस्तान में जहां पे इनग्रेस है, तो वो ये कोशिश कर सकते हैं कि BLA TTP के साथ कुछ और उनके जो रिसोर्सेज हैं पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर उनको एक्टिवेट करें और पाकिस्तान को ज़्यादा अंदरूनी खलफशार में मुब्तला करने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में इतना ही। याद दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।